बढ़ते हैं आगे, अगले सत्र की ओर हम बढ़ते हैं और अगला हमारा सत्र है पूछो जानो समझो आलू के सवाल। हमारे पास हैं जवाब। तो आमंत्रित किसानों में से जो चलिए, तो हम अपने एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुलाएंगे और उसके बाद उनसे आप सवाल जवाब कर पाएंगे। मैं खुद भी करूँगी उनसे कुछ सवाल। डॉक्टर कौशल कुमार नीरज, जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, पोटैटो, उत्तर प्रदेश। कौशल जी कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियां हो जाए कौशल जी के लिए। राजीव कुमार वर्मा, जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, लखनऊ। सर कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियां हो जाए राजीव जी के लिए। डॉक्टर संजय रावल, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CPRI मेरठ। संजय जी कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियां संजय जी के लिए। भंवरपाल सिंह, प्रोग्रेसिव फार्मर। भंवरपाल जी आइए जरा मंच पर। जोरदार तालियां भंवरपाल जी के लिए। सबसे पहले तो सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, इस सत्र में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हर बार जब भी इस तरह की कोई कोशिश होती है तो मीडिया हाउस होने की तरफ से एंड वजह से हमारी भी ये कोशिश होती है कि आप जैसे जो जानकार, आप जैसे जो विद्वान हैं, आपके द्वारा कही गई बातें, आप लोगों ने जो अपने अभी तक के सफ़र में जो कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति की है या फिर जो कुछ भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचे जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं उस ज्ञान का और उससे वंचित हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस सेशन में, क्योंकि खास करके आपको एक बार फिर से बता दूं, ये सत्र आप लोगों के लिए है। तो यहाँ पर मौजूद जितने भी मेहमान हमारे बीच, जितने भी विद्वान हमारे बीच हैं, उनसे कोई भी सवाल आप लोग डायरेक्टली यानी कि सीधे तौर पर आप पूछ सकते हैं और जवाब आपको इस मंच से मिलेगा। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इसका नाम ही हमने इसी हिसाब से ही रखा था कि पूछो जानो समझो आलू के सवाल, हमारे पास है जवाब। तो आप में से कौन है जो पहला सवाल करना चाहेगा सर से, या फिर पहले मैं बातचीत शुरू करूं? बताइए, आप लोग तैयार होंगे? आपके पास है पहले से तैयार जवाब सवाल? माइक दिया जाए उनको, माइक लेकर आए। बाकी तब तक अपने अपने सवाल तैयार कर ले हमारे मेहमानों से। जो भी पूछना चाहे एक एक करके पूछ सकता है। जी पूछिए। मैडम, मेरा इस मंच के माध्यम से क्वेश्चन है वर्मा जी। आवाज माइक ऑन है? वर्मा जी से मेरा क्वेश्चन है। मैं कन्नौज से आया हूँ। मेरा नाम दिग्विजय कटियार है। मैं किसान भी हूँ, मेरा कोल्ड स्टोरेज भी है। माइक मुंह के पास लगाइए। मैं दिग्विजय कटियार कन्नौज से आया हूँ। दिग्विजय कटियार, मैं किसान भी हूँ और मेरा कोल्ड स्टोरेज भी है। मेरा सर एक आपके माध्यम से शासन को एक ये प्रश्न है कि जैसे कि कोल्ड स्टोरेज दो तरीके से बनाया जाता है, एक बंकर सिस्टम होता है और एक यूनिट सिस्टम होता है। लेकिन सिर्फ आप लोग जो सब्सिडी देते हैं वो सिर्फ यूनिट सिस्टम को ही देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, बंकर क्यों नहीं देते? जबकि बहुतायत मात्रा में पूरे प्रदेश में बंकर सिस्टम के कोल्ड स्टोरेज चल रहे हैं। और अंतोगत्वा हम लोगों का उद्देश्य एक यही है कि आलू कैसे प्रिजर्व किया जाए। तो ये भेदभाव सर क्यों है? अगर इसको ख़त्म किया जाए तो हम जैसे लोग और भी लोग प्रोत्साहित हों, जो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है कि फ़ायदा मिले, तो वो लोग और लोगों को मिले। देखिए सरकार का उद्देश्य होता है किसी नए कार्यक्रम को लोगों में पॉपुलराइज करना।
जो पुराने से चल रहे होते वो तो लोग कर ही रहे होते हैं। हम नई तकनीकी लेके आते हैं, जो नई शोध होती हैं उसको लेके आते हैं। उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए सरकार जो है सहयोग करती है कि जिससे उसको लोग लगाएं। कुछ लोग को सहयोग मिले, बाकी लोग देख कर लगाएं। जो पुराने हमारे बंकर टाइप के होते थे, पहले के पुराने कोल्ड स्टोरेज थे, उसमें आप एक ही कमोडिटी रख सकते हैं, उसका पूरा टेम्परेचर एक ही रहता, आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब सरकार का उद्देश्य होता है कि आप मल्टी कमोडिटी और मल्टी चैम्बर का बनाएं। हर चैम्बर का अलग अलग आप तापमान मेंटेन कर सकें, उसके ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकें, और किसी भी प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट पे गंध में या किसी चीज़ में ख़राब ना हो। जैसे आए दिन हम लोग की शिकायतें विभाग में आती हैं कि एक ही कोल्ड स्टोरेज में वो उन्होंने अंडा भी रखा है, उसी में आलू रखा है। कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो वेजिटेरियन है उसमें अंडा रखा हुआ शिकायत करते हैं, फिर हम लोग साल भर निकलवाते रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए कई बार मसाला आलू एक साथ रख देते हैं तो मसाले की गंध आलू में चली जाती है। जब आदमी व्रत रहता है, आलू खाता है, तो उसमें उसकी गंध रहती है। तो इस तरह से सरकार का उद्देश्य है कि जो मल्टी चैम्बर रहेगा, आप अलग अलग चैम्बर में अलग अलग चीज़ों को रख सकेंगे, तो कोई भी एक वस्तु दूसरे वस्तु से किसी भी गंध में या किसी चीज़ में प्रभावित नहीं रहेगी। और सरकार का उद्देश्य केवल आलू रखना नहीं है। हमारे यहाँ सेब नहीं होता है, बाहर से आता है। जब वहाँ का सीजन रहता है तब सेब सस्ता रहता है, तब हम मंगा के यहाँ रख नहीं पाते हैं। जो लोग दूसरी जगह रखे रहते हैं, हम जब ऑफ सीजन होता है हम मंगाते हैं, महंगा हो जाता है। अगर मल्टी चैम्बर रहेगा तो हम अपने कुछ चैम्बरों में सेब भी भर सकते हैं। इस तरह से तमाम चीज़ें हैं। इनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ये मल्टी चैम्बर का कार्यक्रम रखा है कि ताकि अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग चैम्बर में रख सके। एक ही चैम्बर में आप आलू भी रख देंगे, सेब भी रख देंगे, तो एक तो आपकी बात हो गई कि जब अलग अलग टेम्परेचर दोनों लिए चाहिए, कुछ को 4 डिग्री चाहिए, कुछ को -2 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। एक खराब हो जाएगा और एक का नाम है ठीक बना रहेगा। तो इन्हीं सब समस्याओं से बचने के लिए ये कार्यक्रम लाया गया है। और सरकार का अब बिल्कुल नहीं चाहती है कि बंकर टाइप के कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएँ। लेकिन सर, जब आगरा से लेकर हाथरस हुआ, चाहे मैनपुरी हुआ या फर्रुखाबाद हुआ, आपका कन्नौज हुआ, कानपुर है, इधर पूरी बेल्ट में आलू ही होता है। तो और जब कोई कम्युनिटी नहीं है तो हम, जैसे कि हमसे पहले भी एक किसान थे या जो भी, तो उन्होंने कहा था कि कुछ डिस्ट्रिक्टों क्लस्टर वाइज आप उसका मतलब कुछ सुविधाएं दी जाएं। तो सर, जब वहाँ कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं आलू के अलावा, तो हम इसी पर क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि हमारे जनपद कन्नौज में एक भी यूनिट का प्लांट नहीं लगा है। तो इससे तो यही है ना कि हम लोग उससे वंचित हैं। हमें वो जो सरकार की स्कीम का फ़ायदा मिलना चाहिए तो नहीं मिल पा रहा। जब हमारे पास एक ही आलू ही कम्युनिटी है तो हम कैसे मतलब उधर जाएं? ये भी तो एक प्रश्न है। देखिए, अभी 2-3 सालों से ऐसा कभी कहीं समस्या नहीं आया कि किसी किसान का आलू न रखा गया हो। अभी सुबह कुछ कार्यक्रम में जो हमारे अध्यक्ष जी थे, कुछ शायद कहे हैं कि हाँ समस्या आ रही है, लेकिन समस्या नहीं आती है। बल्कि तमाम कोल्ड स्टोरेज मालिक ये कहते हैं कि मेरे यहाँ कोल्ड स्टोरेज का कुछ स्पेस खाली रह गया है, वो दूसरे चीज़ों को रखने के लिए परमिशन मांगते हैं। और जो बंकर टाइप का बनाना चाहते हैं, वो किसान की बहुत समस्या नहीं है, उद्योगपति लोग बनाते हैं, वो बनाए अपना। सरकार हर चीज़ पर तो थोड़ा छूट दे सकती है। जो सरकार को लगता है कि ये हमें बढ़ाना है, ये कदम है, आम लोगों के लिए अच्छा है, उस पर छूट देती है। बाकी बनाने के लिए तो आप कुछ भी बनाइए। वहाँ भी लोग बनाने वाले बना रहे हैं बंकर टाइप का, वो हमसे अनुदान नहीं लेते हैं, उन पर कोई रोक भी नहीं है। हम तो जिनको सरकार अनुदान देती है उनके लिए हम कहते हैं कि आप मल्टी चैम्बर और मल्टी प्रोडक्ट का बनाइए। बाकी आप अपना बनाने के लिए स्वतंत्र है, उस पर कोई रोक नहीं है। उस पर एनओसी देते हैं, उस पर लाइसेंस दीजिए, आप बनाइए, लाइसेंस के अप्लाई करिए, आपको लाइसेंस मिलेगा, कोई आपत्ति नहीं है। सर, मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ। मैं लगभग सारा आपके क्वेश्चन का सभी जवाब दे दिया है। देखिए अनंत इसमें सवाल हो जाएंगे। लोगों ने मिलकर ये मतलब कोल्ड स्टोरेज बनाया था। मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि बनाने वाले बना रहे हैं, लेकिन सरकार का उद्देश्य नए चीज़ों को लॉन्च करना है। सरकार कुछ सोच समझ के बताती है। पहले हम लोग बंकर टाइप पर देते थे और बहुत कोल्ड स्टोरेज बंकर के टाइप बने हुए हैं। आज के डेट में 2230 कोल्ड स्टोरेज हैं। और जब सरकार देती थी, लगभग हमें लगता है 2 सालों से बंद किया है, उसके पहले तो हम देते ही रहे हैं। अब नई चीज़ आप बनाइए। अगला सवाल एक कर आ रहे जी। सर, आ रही है आवाज़, आप बोलिए। सर मैं गोरखपुर से हूँ।
पूर्वांचल में हमारे गोरखपुर में या गोरखपुर मंडल और बस इधर अपने सरजू जी के उस पार पूरब साइड में हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि शीतलहर ज़्यादा पड़ती है, पाला ज़्यादा पड़ता है और पाला की वजह से हम लोग मार खा जाते हैं। आलू का उत्पादन हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि धान का बेल्ट है। धान कटने के बाद या धान अगर नहीं लगाते हैं तब भी वहाँ बारिश इतना ज़्यादा होती है कि उसी टाइम वो खेत तैयार होता है आलू लगाने लायक। तो ऐसी दशा में हम लोग का आलू लेट हो जाता है तो पश्चिम की अपेक्षा। और जब आलू बोते हैं तो जब तैयार होता है, जब हरा होता है, उसी टाइम में पाला मार देता है, इसलिए उत्पादन घट जाता है। इसका क्या उपाय है कि हम लोग आलू में सफल हो जाएं थोड़ा? राजू सिंह जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है जी। ये पाले की समस्या तराई बेल्ट में काफ़ी कॉमन है जी। और पाले से बचने के लिए आलू की फसल में बहुत अच्छा आपके यहाँ जो UPMIP के माध्यम से माइक्रो इरिगेशन योजना चल रही है जी। आप को अनुभव होगा कि हल्की सिंचाई करना पाले से बचने का सबसे अच्छा साधन होता है जी। अगर आप आलू की फसल को ड्रिप या मिनी स्प्रिंकलर से इक्विप कर दें जी। और जब पाले का असर रहे उसमें 10 मिनट के लिए बस खोल दिया करें, अच्छा। तो उससे बच जाएंगे। दूसरा भी तरीका होता है कि केमिकल के माध्यम से भी होता है, नहीं, केमिकल ना बताइए। उसका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है जी। और इसी से आपके पाले की जो समस्या का निदान हो जाएगा ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे पाला ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन से। तो माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करें, इससे आपके 30 से 35% यील्ड में भी वृद्धि होगी जी। इसके अलावा गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी प्राप्त होगा आपको। जी। पहले नहीं होता था, जब हम लोग कुआं से सिंचाई करते थे तो हल्की सिंचाई तब नहीं होता। और जब से मशीन से पानी चला रहे हैं, मोटर से और पंपिंग सेट से, तब से ये समस्या आ रही है। तो पाले से बचने का इससे अच्छा उपाय कुछ नहीं है वर्तमान समय में, और सरकार 80 से 90% सब्सिडी भी दे रही है माइक्रो इरिगेशन के लिए। अच्छा। तो आप इस स्कीम से लिंक कर दें आलू प्रोडक्शन को, तो सफलतापूर्वक इस क्षेत्र में आलू उत्पादन कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल और कोई पूछिए। सर, ड्रिप सिंचाई आलू के केस में अच्छी है या स्प्रिंकलर अच्छा? देखिए, ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों माइक्रो इरिगेशन की दो पद्धतियां हैं और इसके अलावा पोर्टेबल सिस्टम। तो ये जो ड्रिप इरिगेशन है उसको प्रिसीजन इरिगेशन भी बोलते हैं। उसको मतलब उसमें आप फर्टिगेशन को भी मतलब तकनीकी का समावेश ज़्यादा है। ये सभी लोग जानते होंगे जो कर रहे होंगे कि इसमें जो मेन लाइन होती है, सब मेन लाइन होती है और फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और जड़ों पे पानी दिया जाता है। जड़ों पे पानी जो देते हैं और टपक सिंचाई इसको बोलते हैं, बूंद बूंद करके पानी। तो जो कतार से बोई जाने वाली फसलें हैं उसके लिए उपयुक्त है। और जो मिनी स्प्रिंकलर है वो कतार से भले न बोई जाएं, जैसे मान लीजिए आपका मटर की खेती है या काफ़ी आलू में भी सफल है, बनासकांठा क्षेत्र है गुजरात का, वहाँ पे मिनी स्प्रिंकलर, जबकि लिटरेचर में हम लोग देखेंगे, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, और उसमें ड्रिप सजेस्ट किया जाता है। लेकिन इक्वली ये सिचुएशनल भी होता है, उसमें कुछ क्लॉगिंग की समस्या आती है ड्रिप की, तो कुछ मामले में ड्रिप उपयोगी है, कुछ मामले में स्प्रिंकलर उपयोगी, मिनी स्प्रिंकलर उपयोगी है। ये डिपेंड करेगा कि उस खेत की और उस किसान की आवश्यकता क्या है, और इसके लिए टेक्निकल जो इंजीनियर होते हैं, जो इम्पैनल कंपनियां उसके जाते हैं, देखते हैं कि आपके खेत में वाटर सोर्स क्या है, उसको एनालाइज करते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका वाटर सोर्स, और उस खेत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेआउट डिज़ाइन बनाते हैं। और जहाँ पे ड्रिप उपयुक्त होता है वहाँ पे ड्रिप सजेस्ट करते हैं, जहाँ पे मिनी स्प्रिंकलर उपयुक्त होता है, जैसे अब मान लीजिए सैलाइन वाटर है, तो वहाँ पे क्लॉगिंग की समस्या आएगी, तो वहाँ पे ड्रिप उतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा। बट वाटर यूज इफिशियंसी के लिए ड्रिप सर्वाधिक उपयुक्त है। डॉक्टर संजय। हाँ, मैं यही बताना चाहूँगी, आलू के केस में जो हम लोगों ने अनुसंधान किए हैं और जो किसानों का अनुभव रहा है, तो उसमें ड्रिप को हम नंबर 1 पहला स्थान देंगे, क्योंकि ड्रिप में बहुत शानदार पानी की बचत, फर्टिलाइज़र की बचत और क्वालिटी बहुत अच्छी, और साथ में पैदावार भी कम से कम 20-25% की ज़्यादा पैदावार। और दूसरा स्थान स्प्रिंकलर को आएगा, क्योंकि वो उससे थोड़ा कम प्रिसीजन वाला है। और जो नॉर्मल हमारा फ्लड इरिगेशन है, ये धीरे धीरे आप देखना एक टाइम आएगा ये फेज़ आउट हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री की भी, एक्सपोर्ट की भी, सब जगह जो डिमांड है उसमें वो सबसे पहली बात इसी की करते हैं।
कि भाई हमें क्वालिटी भी चाहिए, साथ के साथ साइज़ भी चाहिए, जो पैदा के अलावा मतलब क्वालिटी की बात उभर के आ रही है। जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है, कई बार अगर साल्ट वगैरह जमते हैं तो उसके लिए भी इस तरह की प्रोडक्ट अवेलेबल है कि जो उसमें हम ड्रिप लाइन में चला देते हैं और वो फिर क्लॉगिंग हट जाती है। धन्यवाद। डॉक्टर संजय, एक चीज़ आपसे ही पूछते हुए, अब तो कई तरह की खेती होने लगी है। ख़बरों में तो हमने ये भी पढ़ा है कि अब खेती ऐसी होती है जिसमें आपको पानी की भी ज़रूरत नहीं है, ट्यूब में ही समहाउ, उसका कुछ टेक्निकल एक टर्म होता होगा जिसमें आप मतलब सिर्फ हवा में एंड समथिंग ट्यूब, उसको क्या बोलते हैं, यूरोपोनिक्स, यस। तो उसमें जो है खेती हो जाती है, उसमें अब पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर जितने भी किसान यहाँ पर बैठे हैं उनकी समस्या यही होती है कि या तो पानी ज़्यादा हो गया या तो पानी कम हो गया, पाला पड़ गया, इस तरह की समस्या आम है हमारे यहाँ। लेकिन अगर हम उस तरह की खेती करें, क्या वो संभव है हमारे देश में? नहीं, देखिए, जो मिट्टी के बिना हम खेती, जैसे हाइड्रोपोनिक थी और उसका एडवांस वर्जन एरोपोनिक आया है और CPRI ने उसमें टेक्नोलॉजी डेवलप की और इसको हमने करीब 17 एरोपोनिक यूनिट में लाइसेंस भी दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी 2 जगह एरोपोनिक यूनिट लगा रहे हैं। लेकिन वो बहुत स्पेशलाइज्ड और बहुत महंगी चीज़ है और उसका जो इस्तेमाल है वो प्रीमियम प्रोडक्ट में, जैसे हम मिनी ट्यूबर का प्रोडक्शन इस एरोपोनिक यूनिट में कराते हैं सीड का, तो वो फिर थोड़ा कॉस्टली हो जाता है और वो फिर उसके लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए मतलब पूरा पॉली हाउस या ग्रीन हाउस की तरह स्ट्रक्चर चाहिए और उसमें फिर हमें टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है। तो नॉर्मल किसान या ओपन फील्ड में वो काम नहीं करेगी। राजीव जी, यहाँ पर ये बताइए, चूँकि हमारे यहाँ हम देख रहे हैं और चूँकि हम विशेष करके आज का जो अधिवेशन है आलू अधिवेशन ही है, तो आलू को लेकर जब सबसे ज़्यादा उपज यहीं होती है, सबसे ज़्यादा उत्पादन आलू का यहीं होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, और सरकारें भी कह रही हैं, बार बार वो कोशिश लगातार कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जितनी समस्याएं हम सुन रहे हैं किसानों से, वो लगता है शुरुआती दौर में जो समस्याएं होती थी आज भी वहीं पे रुके हुए हैं। तो फिर सरकार अगर काम कर रही है तो फिर समस्याएं जस की तस क्यों बनी हुई हैं? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। सर, आप थोड़ा सा माइक नीचे कर लीजिए, ऐसे। हाँ। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि किसानों की सबकी समस्या वही है। वास्तविकता ये है कि बहुत सारे नए किसान भी जुड़ते जाते हैं। जो पहले से लोग कर रहे हैं वो बहुत कुछ हम लोगों से भी ज़्यादा जानते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नए नए किसान भी आते हैं। और दूसरी जो जितने भी रोग हैं या कीड़े हैं नए नए आते हैं, कितने लोगों ने कोरोना के बारे में सुन रखा था, बहुत तरह से, बहुत डॉक्टर हैं, बहुत चीज़ें हुई हैं। तो इस तरह से कोई भी फसल हो उसमें भी नए नए वायरस आ जाते हैं, वायरस नहीं आते हैं तो उनकी नई स्ट्रेन आ जाती है, कीड़े हैं उनकी नई स्ट्रेन आ जाती है। हम दवा छिड़कते हैं तो उन दवा के इस्तेमाल से उनकी पीढ़ी, हम लोग अब भी मोबाइल दूसरी बदल देते नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे हम लोग के घरों में बच्चे हैं, शायद आप लोग भी जानते होंगे, उनको हम लोग कभी मोबाइल नहीं देते हैं, लेकिन जहाँ हम फंसते हैं वहाँ वो ठीक कर लेते हैं। इसी तरह से कीड़े भी हैं कि जब हम जिन दवाओं का प्रयोग करते हैं वो अगली पीढ़ी में उनके दवा का इस्तेमाल ही नहीं हो पाता, वो उससे मरते ही नहीं हैं, फिर हम नई दवाएं लेके आते हैं। तो ये समस्याएं नए नए आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ उन समस्याओं का निदान नहीं, जो पहले समस्याएं आती हैं उनका बिल्कुल निदान होता है, किसान भाई सारे जागरूक रहते हैं। लेकिन ये नेचुरल समस्या है कि समस्याएं आती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी, और हम लोग को, वैज्ञानिकों को हमेशा नए नए चीज़ों को अनुसंधान करना पड़ेगा। एक वैरायटी आती है, कुछ दिन तक बहुत उसका उत्पादन रहता है, सारे किसानों को हम लोग दे नहीं पाते हैं, अगली वैरायटी आ जाती है, इसको छोड़ देते हैं, उसमें मांग करने लगते हैं, साहब ये अच्छा है। तो ये हमेशा अनुसंधान और समस्या साथ साथ चलती रहेगी, और समस्या ही अनुसंधान की जननी है, इसलिए कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। बाकी ये सत्य है कि हम जितने हमारे भारत की आय है आलू से, उसमें लगभग 1/3 उत्तर प्रदेश की है। उत्पादन हमारी है वो लगभग 2.5% है, जबकि क्षेत्रफल हमारा 1% के आसपास है आलू की। तो इस तरह से बहुत चीज़ों में हम लोग आगे हैं। हमसे उत्पादकता में केवल जर्मनी, USA, नीदरलैंड 2-3 देश हैं जो हमसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। अगर हम अच्छे ना होते, हमारे किसान अच्छे ना होते, हम लोग उनकी समस्या उठा ना पाते, तो शायद इतनी चीज़ों में आगे नहीं रहते। बिल्कुल। राजीव जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्योंकि एक
बड़ा विभाग, जिम्मेदारी भरा विभाग आपके पास है, और जाहिर सी बात है यहाँ बैठे लोग आपकी तरफ देखते हैं इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि इनकी समस्या का समाधान अगर कहीं है तो आप लोगों के पास है। ऐसे में जानना चाहेंगे कि हमारे किसानों के लिए और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए किस तरह से नई तकनीकों को लाने की बात की जा रही है, समायोजित करने की बात की जा रही है? क्या कुछ नए स्कीम्स और साइंस दोनों हाथ मिलाकर आगे चलने पर शोध कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं? देखिए, लगभग जितने लोग किसान भाई यहाँ बैठे होंगे और मीडिया के लोग भी बैठे होंगे, हम लोग निरंतर आलू की नई प्रजातियाँ तो नहीं बनाते हैं, ये CPRI वाले बनाते हैं, लेकिन उससे ब्रीडर सीड ला के हर साल हमको जितना अधिक से अधिक बीज किसानों को दे सकते हैं वो सरकार के निर्धारित दर पर, सब्सिडी के दर पर उनको हम बीज मुहैया कराते हैं। ब्रीडर सीड अगर सबको नहीं दे सकते हैं तो जो हमारे अपने राजकीय फार्म हैं वहाँ पर हम फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड पैदा करते हैं और उससे भी घटे दर पर किसानों को देते हैं। किसानों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि ये किसान उसको बीज के रूप में अपने यहाँ बोएं और सर्टिफाइड करा के दूसरे लोग को दें, क्योंकि सबको बीज देना संभव नहीं है। एक स्कीम तो हमारी ये हमेशा चलती रहती है। दूसरी, हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें हम लोग IPM की स्कीम चलाते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। किसानों को हम लोग कुछ सब्सिडी देते हैं कि किसान उसमें कुछ दवाओं का इस्तेमाल कम करें, जैविक दवाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जब ज़रूरत हो तभी दवाओं का इस्तेमाल करें जितना उनको आवश्यक हो, ताकि आलू का पर हम ज़्यादा दवा छिड़केंगे या किसी चीज़ पर छिड़कते हैं तो खाने में भी पेस्ट के रूप में हम हमारे अंदर जाता है, तो उसकी भी हम लोग करते हैं। ट्रेनिंग देते हैं किसानों को, अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य मिल सके इसके लिए हम लोग बायर सेलर मीट करते हैं। लगभग देश के सभी प्रदेशों में यहाँ किसानों को ले जाते हैं, जो निर्यात करते हैं उनको लेके जाते हैं, वहाँ के मार्केट के लोगों को बुलाते हैं कि हमारे यहाँ का आलू देखिए, उनको प्रदर्शित कराते हैं, इस तरह से उनको फ़ायदा देते हैं। अभी जैसे आपने पूछा था एरोपोनिक्स की बात, डॉक्टर साहब ने बताया भी, हम लोगों ने भी 2 सेंटर खोल रखा है, एक हापुड़ में और एक हमारा कुशीनगर में, जो लगभग 10-10 करोड़ का हम लोगों ने बनाया है। इस साल उम्मीद है कि हम लोग को चलने लगेगा। और एरोपोनिक्स के विधि से जब हम करते हैं, ट्यूबर छोटे जरूर रहते हैं लेकिन बिल्कुल रोग रहित, कीड़े रहित होते हैं। किसान जब उस आलू का बीज के रूप में प्रयोग करेगा तो उसकी जो उत्पादन है प्रति हेक्टर वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और हम लोग देखते हैं कि हाँ उसमें कितने लोग को हम दे सकते हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2-4 और उसका प्रस्ताव भेज के भारत सरकार को कराते हैं। तो इस तरह से किसानों के लिए जितनी भी स्कीम है, जैसे अभी कटियार जी ने पूछा था शीतगृह के लिए, शीतगृह पर भी हम 2 करोड़ 10 लाख की सब्सिडी देते हैं। फूड प्रोसेसिंग में आलू हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन फूड प्रोसेसिंग हमारा गुजरात से आता है, मेरा ही आलू बाहर जाता है, वहाँ से फिर हम चिप्स के रूप में मंगाते हैं, खाते हैं। अब आगरा के आसपास तमाम लोग चिप्स की और पाउडर बनाने की, फ्लेक्स की फैक्ट्री लगाना शुरू किए हैं। उसमें हम लागत का 35% यानी कि 5 करोड़ तक की सब्सिडी देते हैं। तो उत्पादन से लेकर और उनको प्रोसेसिंग खाने तक की लगभग कहीं ना कहीं हम हर जगह किसान के साथ खड़े रहते हैं। और किसानों की जो कोई समस्या आती है, जैसे कटियार जी ने रखा बंकर की बात, उनकी बात भी हम आगे रखेंगे कि हाँ कुछ छोटे किसान हैं या एक सीमा तक की सब्सिडी उनको दे सकती है, बड़े लोगों को ना सही, कोई 1000 मीट्रिक टन का 1500 मीट्रिक टन का बना सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग बात रखेंगे। तो हम उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और उनको उत्पादन से लेकर और उनके बिक्री तक की कोशिश करते हैं कि कहीं उनको ना हो। अब बाजार हच्छेप योजना हमारे विभाग में चल रही है कि किसी वर्ष अगर किसानों की जो उत्पादन है वो 10% से ज़्यादा बढ़ जाती है और लगता है कि हाँ मार्केट में गलत आ जाएगी, तो हम किसानों को MSP की तरह करके अपनी मार्केट खोलते हैं, जगह जगह बाजार खोलते हैं, उनकी आलू खरीद लेते हैं। या कभी लगता है कि जो बाजार रेट है वो पिछले साल की तुलना में 10% कम हो गई, तब भी हम क्या नाम है सरकारी बिल्कुल बीच बीच में हमने ये देखा है सरकार की तरफ से इस तरह की कोशिश की जाती है ताकि किसानों को फायदा और लाभ मिल सके। यहाँ बीच में सवाल हमारे सहयोगी पूछना चाहेंगे, जरा पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। मैं डॉक्टर संजय राव जी से एक सवाल है, अधिकतर किसानों का सवाल आता है, ये जो काला आलू है वो कहते हैं कि जो किसान बेच रहे हैं उसके जो बीज हैं वो कहते हैं 300-400 रुपये किलो की डिमांड करते हैं। तो जो सामान्य किसान है, क्या ये काला आलू का बीज इस तरह महंगा है या फिर उसी तरह का ये आलू है? जो हमारी स्पेशलिटी वैरायटी आई हैं तो अभी हमने तो एज ए CPRI ब्रीडर सीड देना शुरू नहीं किया है, क्योंकि अभी नई नई प्रजातियां हैं वो।
लेकिन थोड़ा बहुत शायद हमने, एग्जैक्ट मुझे अंदाज़ा नहीं, थोड़ा बहुत किसानों पे गया है। हालांकि जो कुछ बाहर बोल लेने दीजिए, उन्हें बात रखने दीजिए। जी सर। हालांकि कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो शायद विदेशी कोई वैरायटी ले आए हैं जो इसमें अंदर फ्लैश भी काला है, तो उस पर क्योंकि अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है कि किस तरह का कितना महंगा बीज कहाँ से वो ले रहे हैं, क्योंकि उसमें एक नई बात ये ज़रूर है कि उसमें मार्केटिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी। जब आप कलर्ड फ्लैश वाली कोई चीज़ बेचेंगे तो सभी लोग उसको एकदम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एकदम एजुकेटेड क्लास या जो अवेयर क्लास है फाइटोन्यूट्रिएंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, वहाँ फिर उसकी मार्केटिंग पहले ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि पिछले 4-5 साल में कुफरी नीलकंठ के साथ हमारा ऐसा अनुभव रहा उस वैरायटी का कि वो खाने में बहुत टेस्टी है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, लेकिन उसका कलर ऐसा है कि कुछ किसान भाइयों ने कहा कि जी हमारा नहीं बिक रहा, लेकिन कुछ किसान भाइयों ने ऐसी मार्केटिंग चेन बनाई कि उनसे डिमांड पूरी नहीं हो रही। धन्यवाद। जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? पूछना नहीं है, एक सेकंड सर, अभी लेंगे, अभी ये कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ जो किसान किससे भाई बोल पूछना रहे चाह हैं रहे ना हैं? कुफरी नीलकंठ के बारे में, काला आलू जिसकी स्किन तो पर्पल है, बैगनी, अंदर से उसका फ्लैश पीला है, उसका अगर सीड चाहिए तो अक्टूबर में CPRI में मिल जाएगा। जी आप बताइए सर, आप कुछ पूछ। आप माइक में बोल लीजिए, कोई बात नहीं। एंकर महोदय, मेरा एक सवाल है माननीय नीरज जी से। आगरा के अंदर 322 कोल्ड स्टोर इस समय रनिंग में चालू हैं। 78,000 हेक्टेयर में आलू की खेती हो रही है। 6 करोड़ की कैपेसिटी है। जय जवान और जय किसान का नारा था लाल बहादुर शास्त्री का, उसमें सरकार ने जोड़ दिया जय विज्ञान, नीरज जी ने जोड़ दिया जय अनुसंधान। अब आगरा के लोगों की एक तमन्ना है, हम लोगों को उत्पादन में कमी नहीं आने देंगे। हम उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अगर सीड की गवर्नमेंट व्यवस्था करे, वो सीड हमें दे, तो हमारा एक बार उद्देश्य है कि 70 साल की एज में 1970 से हम लोग आलू कर रहे हैं, 1937 से, जब देश आज़ाद नहीं था, जब आगरा में आलू होता था। लेकिन एक बार ऐसा सीड दिलवा दो जो हम लोग अपने सामने एक्सपोर्ट कर सके, ये हमारी तमन्ना है। हम माननीय महोदय से निवेदन है कि आगरा की सारी स्थिति उन्हें पता है और वो कर भी सकते हैं आगरा के लिए। जी लाखन जी, आप अवगत भी होंगे और सहमत भी होंगे कि आप लोगों की डिमांड जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड होती रही है, उसी के क्रम में CPRI जो बीज देता था वो आप लोगों को सर्वाधिक, आगरा जनपद को सर्वाधिक आलू बीज मिलता रहा निरंतर से। और इसी को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए, जो CIP केंद्र की स्थापना की बात चल रही, उसके लिए आगरा ही चुना गया। सारे विरोधाभास के बाद भी, क्योंकि आलू का जो एपी सेंटर है, जो मुख्य केंद्र है, वहीं पे इस केंद्र की स्थापना की बात हुई, जिससे कि सर्वाधिक लाभ आसपास या आलू उत्पादक अधिक किसानों को मिल सके। तो आपके लिए गौरव का विषय है। आप लोग शायद अवगत भी होंगे कि अभी विगत 15 दिनों में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वहाँ पे बैठक भी हुई थी दिल्ली में। उसके बाद वो टीम उस सिग्ना का विजिट की। तो ये आप लोग सौभाग्यशाली है कि आगरा में इस केंद्र की स्थापना के बाद अनुसंधान, प्रशिक्षण और बीज उत्पादन के सारे कार्य वहाँ पे संपादित होंगे। किसानों को नवीनतम तकनीक से अवगत कराया जाए, कैसे वो कम लागत में आलू बीज उत्पादन कर सके, अपना बीज स्वयं उत्पादित कर सकें ARC टेक्निक के माध्यम से, या अन्य भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। एरोपोनिक्स की स्थापना डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि वहाँ पे 2 सेंटर हमारे स्थापित हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सबका उद्देश्य यही है कि किसानों को बीज सुगमता से मिले, और इस दिशा में सरकार सजग भी है और प्रयासरत भी है। अगर इससे कोई भिन्न मत रखते हो तो आप पूछ सकते हैं आगे। कौशल जी, अभी थोड़ी देर पहले इनसे बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि सवाल यही करने के लिए, जो मुझे लगता है शायद वाजिब होगा इनका ये कहना था कि जितना उत्पादन होता है फिर वो जाके उसको सेल करते हैं मार्केट में, उसका जितना भी पैसा आता है फिर वो जब दूसरी फसल के लिए लगाने जाते हैं तो 40% उनका सीड में ही चला जाता है। तो ऐसे में
कुछ तो राहत मिले सरकार की तरफ से। देखिए, ये सवाल आलू के लिए बड़ा स्पेसिफिक है, क्योंकि आलू में जो उत्पादन लागत का लगभग 40 से 50% बीज में ही जाता है। आलू एक ऐसी फसल है कि जिसमें 35 से 40 कुंतल प्रति हेक्टेयर जो बीज की दर होती है, और स्वाभाविक है कि जो खाने वाला आलू है उससे थोड़ा महंगा बीज का आलू मिलता है। चाहे कोई भी फसल हो, उसका बीज थोड़ा महंगा होता है। तो ये तो लागत तो इतनी आएगी, लेकिन सरकार जो है प्रयासरत है कि अभी आलू पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं कि आप लोगों को बीज उत्पादन में सब्सिडी दी जाए। अभी हम लोग प्रसंस्करण वैरायटी के लिए 25,000 सब्सिडी दे रहे हैं। इसको बढ़ा करके हम लोग 50%, जो लागत का 50% या 75,000 का प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं। इससे और राहत मिलेगी। जी, आप कुछ पूछ रहे थे। एक सवाल है, मैं CPRI के डायरेक्टर बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, क्या इसको हम प्राइवेट सेक्टर में सीड उत्पादन को नहीं दे सकते? जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं या लगाना चाहते हैं, तो जनक बीज अगर स्टेट को दे सकती है CPRI, तो किसानों के साथ क्या इस तरह का अनुबंध नहीं कर सकते हो? इस पर जवाब दें। जैसा आप सबको पता है कि प्रजनक बीज या तो ब्रीडर बनाता है और या तो इंस्टीट्यूट बनाता है, जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, कि उसके कुछ ऐसे पैरामीटर हैं कि प्रजनक बीज का बनाने का काम किसान के पार्टिसिपेटरी मोड में तो हो सकता है, लेकिन किसान नहीं बना सकता। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट आपको रजिस्टर्ड कर ले और हमारे पास अगर एकरेज कम है तो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके आपके यहाँ प्रजनक बीज बनाया जाए। फिर उस प्रजनक बीज का डिस्पोजल, कभी कभी तो हम 3,000 कुंटल ही आलू का बीज बनाते हैं, और उस आलू के बीज को जब डिमांड नहीं होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताएं कि इस वर्ष हमारे संस्थान की कुछ प्रजातियां 2 साल पहले उनकी कीमत बहुत ऊपर थी, जैसे कुफरी संगम, इस वर्ष कोई लेने वाला नहीं था। कुफरी नीलकंठ की बात आई, इस वर्ष हमारे डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, अभी भी, और जबकि हमारे पास ज़्यादा एरिया नहीं थी, 70 कुंटल बीज था, वह भी बिकने को नहीं तैयार हुआ। ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं, इसलिए ये इसी सिस्टम में जैसे हो रहा है वही संभव है। आप लोगों को प्रमाणित बीज मिले, आप लोगों को क्वालिटी सीड मिले, जिससे आप उपज पैदा करें। और ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड मटेरियल है, इसमें अगर तीसरे चौथे साल भी क्वालिटी सीड मिले तो आपका यील्ड का डिजनरेशन इतना नहीं होता कि किसान को कोई नुकसान है। अगर इस वर्ष अगर आपको प्रजनक बीज से क्वालिटी सीड मिला है तो आप 3 साल तक बहुत अच्छे से उससे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात सर ने कही और मुझे लगता है आप संतुष्ट हुए होंगे इनके जवाब से। भंवरपाल जी, अच्छा एक सवाल उनसे कर लेती हूँ। वो पूछ रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहे हैं, उन तक माइक पहुँचे, एक छोटा सा आप जवाब दे दीजिए मुझे। प्रोग्रेसिव फार्मर्स में आप आते हैं, प्रगतिशील किसान। अभी एक हमारे किसान भाई ने पूछा था कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में, क्योंकि हम किसान हैं तो किसान की भाषा में अच्छा समझा देंगे। हाँ, बताइए बताइए। देखिए, ड्रिप की ज़रूरत वहाँ पे है जो दोमट और बलुई दोमट मिट्टी है, और बलुई और रेतीली मिट्टी में स्प्रिंकलर है। अगर आप इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वहाँ रेतीली मिट्टी में आप ड्रिप लगा देंगे तो ड्रिप फेल हो जाएगी, और बलुई उसमें अगर आप क्या कहते हैं स्प्रिंकलर आपको बलुई में लगाना है, बलुई और रेतीली मिट्टी में, और बलुई दोमट में और दोमट में आपको लगाना है ड्रिप। और एक और हमारा जो किसान है कि अभी हमारे सब डॉक्टर साहब लोगों ने कहा कि किसान की इनकम तभी दूनी हो सकती है एरिया घटाते हुए, प्रोडक्शन घटाते हुए प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। अभी 5 महीने से टमाटर 2 रुपये किलो बिक रहा है, क्योंकि उसने प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही बढ़ा दिया। एरिया को घटाए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, तभी किसान का भला हो सकता है। डॉक्टर संजय कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ड्रिप और स्प्रिंकलर के बारे में भंवरपाल जी की बात का जवाब दूं कि अगर ऐसा होता तो गुजरात में ड्रिप ही ना होता, क्योंकि गुजरात की तो अधिकतर मिट्टी रेतीली है, वहाँ बहुत ज़्यादा ड्रिप है, स्प्रिंकलर भी है लेकिन ड्रिप भी है। तो ऐसा इतना मिट्टी का रिजर्वेशन माइक्रो इरिगेशन में नहीं है।
सवाल वो है एडॉप्शन का, और हम मतलब उससे क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जी, आप कुछ पूछ रहे थे। मेरा नाम अभिनव शर्मा है, मैं कानपुर से हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि आपने पोटैटो फ्लेक्स के बारे में कुछ बताया था, उसके बारे में ज़रा पूरी जानकारी कुछ अभी आप दे सकते हो तो दे दीजिए। बाकी उसका क्या इन्वेस्टमेंट रहेगी, कैसे आगे लाइन लगेगी, क्या लगेगा, कैसे फैक्ट्री लगेगी, कुछ उसके बारे में विस्तार में बताएं। डॉक्टर संजय, डॉक्टर साहब से सवाल है। फ्लेक्स की लाइट का हमारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पॉलिसी है 23, उसमें कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाना चाहता है, वो खाद्य से संबंधित हो, कोई भी खाने वाली चीज़ हो, आलू हो, तिलहन हो, चावल हो, दाल हो, उसमें जितनी भी लागत आती है सिविल वर्क और मशीनरी पर, उसका 35% सब्सिडी दी जाती है 5 करोड़ की सीमा तक। अगर आपको बिजली लेनी है उस पर भी छूट है, स्टाम्प ड्यूटी पर भी 25% तक की छूट है। इस तरह से कई चीज़ों पर है जो हम लोग मदद करते हैं। इसकी हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप ऑनलाइन फॉर्म जमा करिए, उसमें सारी चीज़ें आएंगी। क्या नाम है, चेक पॉइंट दिया है, क्या क्या आपको कराना है, उसमें आपको NOC लेना है, अगिन का NOC लेना है, नक्शा पास करवाना, इस तरह से तमाम चीज़ें हैं। उसको पास करा के आप लोग ऑनलाइन कर देते हैं तो हमारी एक प्री अप्रेजल कमेटी होती है जो डायरेक्टर स्तर पर होती है, उसको हम अप्रेज करते हैं। उसके बाद में हमारी ACS के पास में जाती है, वो अप्रेजल करते हैं। फिर कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के साथ में एक समिति बैठी हुई है SLSC, वहाँ पर जाके आपको पास हो जाता है। पास होने के बाद में आपको ऑर्डर दे दिया जाता है कि हाँ आप लगाइए। लगाने के बाद में 18 महीने के अंदर आपको लगाना होता है। आधा आप जब जितनी आप लागत दिखाते हैं उसका 50% खर्चा कर लेते हैं तो हम 50% सब्सिडी बीच में ही दे देते हैं। फिर जब आप उत्पादन शुरू करते हैं तो फिर हम आधा देते हैं। इसलिए 2 किस्तों में हम पूरी पैसा आपको दे देते हैं सब्सिडी के रूप में। बाकी डिटेल के लिए मैं साथ बुकलेट भी रखा हूँ, ले लीजिए, हमारे यहाँ साइट पर देख लीजिए, नहीं तो उद्यान भवन में आके आप वहाँ से पूरी गाइडलाइन लीजिए। हमारी टीम है वहाँ पर जो आपको पूरी चीज़ बताएगी। डॉक्टर संजय, आप कुछ कह रहे थे। ये टेक्निकल एस्पेक्ट तो बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ने कवर किया, और जो वैरायटी का एस्पेक्ट है कि ऐसी कौन सी वैरायटी लेनी चाहिए, तो आप CPRI से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मार्केट में क्या कलर का हमारा फ्लेक बिकना है, उस तरह की चीज़ें भी फिर हमें ध्यान में रखनी चाहिए कहाँ हम मार्केटिंग करेंगे। लेकिन नॉर्मली फ्लेक्स इंडस्ट्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पीछे चलती है, क्योंकि वो हमेशा सस्ता रॉ मटेरियल खरीदते हैं। फ्लेक्स वाले चिप्स और फ्रेंच फ्राई वाले थोड़ा महंगा पैसा देते हैं, और उनके पीछे जहाँ भी वो लेफ़्ट ओवर छोड़ते हैं तो वहाँ फिर वो सस्ते में खरीद के अपनी कॉस्ट जो है घटाते हैं, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट घटाते हैं। तो जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग वैरायटी हैं जिनमें ट्राइमेटर 20% से ऊपर है, वो लगभग सभी फ्लेक्स में चल सकती हैं। रिजर्वेशन सिर्फ यही है कि अगर कहीं कोई वाइट कलर का है या कहीं येलो कलर का एक्सेप्टेबिलिटी, तो उस तरह से भी हमें भविष्य में सोचना पड़ेगा। और कोई सवाल करना चाहता है? किसी के मन में और कोई सवाल? डॉक्टर कौशल, यहाँ पर जिस तरह की चर्चा हो रही है, जाहिर सी बात है जो किसानी कर रहे हैं वो डेली लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी परेशानियाँ, जिसको लेकर के वो आपके सामने रख रहे हैं। हम ब्रॉड लेवल पे आपसे बात कर सकते हैं, हम ये बात कर सकते हैं, हम स्कीम्स की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं भी समझना आपसे चाहूँगी कि काफ़ी कुछ किया जा सकता था, संभावनाएं पहले भी थी, आज भी हैं और अनंत हैं। तो ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से अब अगर हम आगे की बात करें तो क्या कुछ विशेष तौर पर खास स्कीम्स लाए जा रहे हैं? क्योंकि हम ये भी साथ ही साथ समझना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ने, संजय जी ने जैसा कहा कि भाई अब कोई एक पर्टिकुलर तरह की खेती है लेकिन वो एक्सपेंसिव इतनी है कि वो की नहीं जा सकती है, तो हमारे पास ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें फिर हम मॉडर्न टेक्निक्स को किस तरह से सम्मिलित कर सकते हैं, और सरकार नया क्या उसमें फिर कर रही है अगर हम पुराने ही तरीके से खेती कर रहे हैं तो? बहुत सामयिक सवाल है, और जैसी आवश्यकता होती है, जब हम लोग, हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय 2 वक्त की रोटी खिलाने का चैलेंज था। उस समय धीरे धीरे करके ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और हम कम पैदा करने वाले देश से
एक सरप्लस देश बन गए कि अब ज़्यादा बफर स्टॉक भी हमारा होने लगा। धीरे धीरे समय आया, जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी, फिर वेजिटेबल के क्षेत्र में हम इतनी ज़्यादा वेजिटेबल पैदा करने लगे। पहले कमी थी, चौथे नंबर पे थे, आज हम दूसरे नंबर, और कई वेजिटेबल्स में हम पहले नंबर पे आ चुके हैं। आलू के क्षेत्र में हम दूसरे नंबर पे ज़रूर हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे हैं। तो क्रमशः हम लोग विकास करते गए हैं और समस्त पंचवर्षीय योजनाओं में आवश्यकता अनुसार स्कीमें बनी। और जैसा हम लोग वेलफेयर स्टेट हैं, वेलफेयर स्टेट वही स्टेट है कि जो ऐसे लोगों की देखभाल करता जो अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर पाते हैं। तो किसान को भी वीकर सेक्शन मानते हुए सरकार ने योजनाएं इस प्रकार की संचालित की है समय समय पे। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि किसान नहीं पैदा कर सकता, सही कहा, क्योंकि ब्रीडर के पोजीशन में ही ब्रीडर सीड होता है। फिर वो जिससे कि क्वालिटी कंट्रोल हो, कोई गलत मटेरियल न स्प्रेड हो जाए, कोई ऐसा डिजीज़ न पैदा हो जाए कि सारी की सारी फसल चली जाए। तो कुछ चीज़ें कंट्रोल्ड होती हैं जिस पे सरकार अपना नियंत्रण रखती है। बीज उत्पादन भी एक प्रिसीजन क्षेत्र है कि उसमें हम तमाम एहतियात रखते हैं, उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं, कई चीज़ें हैं जो रोगिंग करते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं, बहुत चीज़ें हैं। इसी प्रकार अब जैसे अब नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, बायोटेक्नोलॉजी आ गई, तो सरकार भी देख रही उस दिशा में कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस तरह की स्कीमें भी चला रही है। जैसे आलू के क्षेत्र में उदाहरण तौर पे कहना चाहूँगा कि 2 एरोपोनिक्स यूनिट सरकारी सिस्टम में ही लगी हैं। डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर राजीव वर्मा जी ने बताया था कि काफ़ी हेवी इन्वेस्टमेंट है, किसान नहीं कर सकता। तो सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि एरोपोनिक के माध्यम से हम सीड प्रोडक्शन करें आलू का और किसानों को सस्ते मूल्य पे उसको उपलब्ध कराएं जी। तो इसी प्रकार के और भी इनिशिएटिव जैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है और मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज पे सब्सिडी बढ़ाई जा रही है, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है। इस प्रकार के नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है और किसान इसका लाभ भी उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जागरूकता नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके किसान लाभ भी उठा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये डेटा भी रिवील कर रहा है इस चीज़ों को। तो सही दिशा में मेरे हिसाब से चीज़ें जा रही हैं और सरकार इस पर अवेयर है। बिल्कुल। तो आप लोगों ने जिस तरह से कहा, मुझे लगता है यहाँ किसान जितने भी मौजूद हैं वो संतुष्ट हुए होंगे इनके जवाब से। और देखिए, हमेशा कुछ बेहतर करने की बात सरकार की तरफ से भी कही जाती है और कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। आप कोशिश करेंगे तभी वो कामयाब होंगी। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ज़ोरदार तालियां हो जाए एक बार सभी के लिए। और इसी के साथ इस सत्र को हम समाप्त करते हैं, लेकिन हम छोटा सा भेंट हमारी टीम की तरफ से, किसान तक की टीम की तरफ से। अनुज जी, डॉक्टर कौशल कुमार नीरज, जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। जोरदार तालियां हो जाए कौशल जी के लिए। राजीव कुमार वर्मा जी, जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। जोरदार तालियां राजीव जी के लिए। डॉक्टर संजय रावल, प्रिंसिपल साइंटिस्ट CPRI मेरठ। जोरदार तालियां। और भंवरपाल सिंह जी के लिए जो कि प्रगतिशील किसान हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का यहाँ पर मंच पर आने के लिए और इतनी अच्छी बातें कहने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए, अब वक्त आ गया एक बार फिर से आपके मोबाइल को अपने हाथ में ले लेने का। जाहिर सी बात है, चेहरे पे वही मुस्कान, लेकिन लखनऊ वाली मुस्कान मुझे सुबह से दिखी नहीं, गायब सी लग रही है। क्या हो गया भाई? एक अच्छी सी मुस्कान होनी चाहिए, उसके बाद हम अगला सवाल देंगे, नहीं तो हम सवाल भी नहीं लाएंगे। जोरदार तालियां सभी के लिए। चौथा सवाल आने वाला है आपके स्क्रीन पर, तो चलिए तैयार हो जाइए। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेशन हुआ है और इसी सत्र से जुड़ा हुआ सवाल थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन पर आने वाला है। QR कोड आपने स्कैन कर लिया होगा, ये देखिए QR कोड आ गया है सामने, स्कैन करिए फटाफट और उसके बाद सवाल होगा आपके सामने। तो चौथा सवाल इस सत्र का, ये देखिए, बंकर टाइप कोल्ड स्टोर को यूपी सरकार हतोत्साहित कर रही है, हाँ या ना? ये मुझे नहीं बताना है, ये आपको मोबाइल पे टाइप करना है, हाँ या ना। तो बंकर टाइप कोल्ड स्टोर को यूपी सरकार हतोत्साहित कर रही है, हाँ या ना में आप जवाब दीजिए अपने अपने मोबाइल में। चलिए, हमने ले लिया, स्वीकार कर लिया। तो
समय देखिए, समय मुझे लगता है कि आप लोग सब इस बार ज़्यादा इस चीज़ को लेके आश्वस्त हैं जवाब को लेकर के, इसलिए सभी निश्चिंत हो गए हैं जवाब दे करके। हालांकि समय है बचा हुआ 73 सेकेंड, घड़ी की सुइयां बढ़ रही है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपने जवाब को लेकर के थोड़ा सा संशय है, अगर डाउटफुल है थोड़ा भी, तो थोड़ा सा रुक जाइए, आराम से जवाब दीजिए, हाँ या ना में ही जवाब देना है। और जैसा कि लगातार आपको हम बता रहे हैं, हर एक सेशन के बाद हमारा ये जवाब सवाल का दौर चलता है और आखिर में आलू सरताज अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग जो कि विजेता रहे हैं, उन तमाम विजेताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा मंच पर और फिर उन्हें उनका पुरस्कार दिया जाएगा। तो हम ये देखिए 32 सेकेंड अब रह गया है। उम्मीद है आप सभी ने हाँ या ना में जवाब दे दिया होगा और थोड़ी ही देर में 3 विजेता जिन्होंने सही उत्तर दिया है इस प्रश्न का, वो हमारे सामने होंगे। 14 सेकेंड, 12, थोड़ी देर में ये घड़ी जो है वो बंद हो जाएगी और लॉक हो जाएगा आपका आंसर। और इसके बाद ये देखिए, हाँ, कितने लोगों ने हाँ में जवाब दिया? हाथ उठाइए, क्या बात है। अब हम देख भी लेते हैं आप लोग जितने लोग कह रहे हैं यहाँ पर नंबर्स क्या आते हैं, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, कितने लोगों ने सही जवाब दिया है और कितने लोगों का जवाब गलत हुआ है। पहले हम वो देखेंगे और उसके बाद हमारे 3 विजेताओं के नाम यहाँ पर घोषित किए जाएंगे। तो थोड़ी देर पर यहाँ स्क्रीन पर होंगे, ये देखिए 52 लोगों ने, टोटल 52 लोगों ने, कुल 52 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 33 लोगों ने सही जवाब दिया, 19 लोगों ने गलत जवाब दिया है। बताइए, आपके सामने सामने सत्र चल रहा था, फिर भी 19 लोगों ने गलत जवाब दे दिया है। तो लेकिन फिर भी अब इसमें देखना होगा 33 लोगों ने, उन 33 लोगों में वो कौन 3 हैं जिन्होंने बाजी मारी है। तो पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार किससे मिलने वाला है, वो बस अब थोड़ी सी ही देर में आपके सामने यहाँ पर होगा और आप ही के बीच में से वो कोई होगा जो आज इस सवाल के जवाब के लिए 5,000, 2,000 और 1,000 की राशि यहाँ से लेकर के जाएगा। तो थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं। ये देखिए सफल होना शुरू हो चुका है और इस सवाल के विजेता है प्रदीप नहीं है, अनुज नहीं है, प्रमोद है। जोरदार तालियां प्रमोद के लिए, जोरदार तालियां हो जाए प्रमोद के लिए। दूसरे हैं अभिनीत जैन, द्वितीय पुरस्कार अभिनीत को। अभिनीत कौन है? जोरदार तालियां। और नितिन चौधरी, तृतीय पुरस्कार। नितिन कहाँ है? हाथ उठाएं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये तीनों विजेता जो हैं, प्रमोद जी को मिलते हैं 5,000 रुपए। क्या बात है। और अभिनीत जैन द्वितीय पुरस्कार 2,000 और साथ ही नितिन चौधरी तृतीय पुरस्कार। तो इसी के साथ आप सभी को ढेरों बधाई।